बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इससे पहले कि मैं सीधी बात करूं जो कि करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से है, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। वो अलग बात है कि हम उस खबर को इस शो का हिस्सा बनाएं ना बनाएं, इस खबर का पाकिस्तान की सियासत पर असर हो या ना हो, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभाते हुए आप तक एक खबर पहुंचाऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने बाबुओं को खुश करने के लिए ख़जाने का मुंह खोल दिया है। कैसे? 17 ग्रेड से लेकर के 22 ग्रेड तक के जो बाबू हैं, जो मुलाजमीन हैं सरकारी, उनकी तनख्वाहों में 1.5 लाख से 2 लाख इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से हो रही है। ये है वो बड़ी खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, क्योंकि ये वो तरीक़ा है जिससे हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अशराफिया को डील कर रहे हैं। दूसरा पहलू कि वो आवाम को कैसे डील कर रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देती हूँ कि आवाम को इस महंगाई में सहूलत देने के लिए मोहतरम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आवाम के लिए 2000 रुपये मख्तस किए हैं पर फैमिली। जी हाँ, बाबुओं की तनख्वाह में 1.5 से 2 लाख रुपए इजाफा 17 से 22 ग्रेड तक, और गरीब आवाम के लिए जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं सिर्फ 2000 रुपये का इजाफा किया है पर फैमिली। वो भी ये हैं हमारे मुल्क की प्रायोरिटीज़, ये हैं हमारे वज़ीर आज़म की प्रायोरिटी। लेकिन इसके ऊपर मैंने शो नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पता क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि 22 जुलाई को पंजाब किसका है? हमजा शहबाज सीएम होते हैं या फिर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सीएम बनते हैं, या फिर वो जो आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब आए हुए हैं, और वैसे तो वो आते नहीं हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं जब उनको सियासी जोड़ तोड़ करनी होती है, तो वो आए हुए हैं। उनको सियासी जोड़ तोड़ मफाहमत का बादशाह कहा जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में क्या परवेज़ इलाही साहब वाकई PTI के कंटेंडर होंगे एज ए सीएम पंजाब, या फिर परवेज़ इलाही साहब से कुछ इस तरह की डील बनेगी कि वो अब मुत्तहिदा हुकूमत के कंटेंडर होंगे? क्या सूरत हाल है, यही हम जानेंगे। सबसे पहले हम कायरा साहब से बात करेंगे। सबसे ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी साहब के करीब भी बहुत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगे। उसके बाद ऑब्वियसली हम PTI और PMLN की तरफ बढ़ेंगे। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसान अफजल खान साहब हैं PMLN से। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी वफ़्तन फ़वफ़्तन। लेकिन सबसे पहले बात कायरा साहब से। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा इंट्रो सुनने के लिए बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके सामने सीधा सवाल रखूँगी, आप मेरे साथ बने हुए हैं कायरा साहब? जी ओके कायरा साहब, 188 का फिगर तो आ गया है, तो अब किस हवाले से जोड़ तोड़ हो रही है? क्योंकि आपकी वो जमात है, आपसे मैं सीखती हूँ कायरा साहब, आपकी जमात से मैं सीखती हूँ कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अगर एक पार्टी के पास जॉइंटली PMLN को छोड़ के काफ लीग और PTI के पास अगर 188 का फिगर है, तो फिर बातचीत जोड़ तोड़ किस बात पर हो रही है? हमजा शहबाज रिजाइन करें और इलेक्शन होने दें और जो बनता है कैंडिडेट बनने दें उसको। मैं आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देने से, बराह रास्त जवाब देने से पहले मुनासिब जो ग्रंथों में वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानियों का जिक्र किया है उसमें जरा वजाहत करूँ। पहली गुजारिश ये है कि टोटल तनख्वाह लाख रुपया नहीं होती, उसको 1.5 लाख कहाँ से मिल जाएगा इजाफा। दूसरी बात यह है कि ग्रेड 22 के किसी अफसर को अगर इजाफा तनख्वाह में मिला तो ये, या ग्रेड 17 से लेके 22 तक के लोगों को जो तनख्वाहों में इजाफे दिए गए वो बजट का हिस्सा है, वो बजट के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जून से नहीं जुलाई 1 से ही होती है, यही एक तरीकाकार है। और जो फिर मैं दोबारा तस्दीक करूँ आपकी कि ग्रेड 17 और ग्रेड 18 बल्कि शायद ग्रेड 19 तक भी जो बेसिक सैलरी होती है तो वो 1.5 लाख नहीं होती, उसमें 1.5 लाख का इजाफा कैसे आ जाएगा? तो ये जरा इसको करेक्ट कीजिए कि उसमें हुआ क्या, क्या उसके हक़ाइक़ क्या है। दूसरा जो आपका दूसरा सवाल था कि आवाम आदमी को क्या दिया, 2000 रुपये पहले ही पर फैमिली दिया गया जब ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी। यकीनन बहुत थोड़ा है, लेकिन जितना किटी के अंदर मौजूद है उसके लिए 28 अरब रुपए मुख्तस हुए थे। और सरकारी मुलाजमीन को भी बहरहाल हर साल में या जिस तरह इन्फ्लेशन होती है उसके मुताबिक एडजस्टमेंट देनी पड़ती है। और ये सिर्फ बाबुओं के लिए नहीं है, ये तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, मुख्तलिफ ग्रेड के सबके लिए है। और इसमें सिविलियन, इसमें फौजी भी हैं, इसमें अदलिया के लोग, जो भी सरकारी मुलाजमत के खाते में आते हैं उन सब के लिए। तो इसको इस तनाज़ुर में लीजिए। दूसरी गुजारिश, जरदारी साहब बैठे हुए हैं, जरदारी साहब पॉलिटिक्स करते हैं। सियासी अमल और जमहूरी अमल में जोड़ तोड़ क्या होते हैं
वोट खरीदना जोड़ तोड़ नहीं, लेकिन जमातों के साथ मशावरती अमल जारी रखना। और हमने पंजाब हुकूमत के अलावा फेडरल गवर्नमेंट भी चलानी है। चौधरी शुजात साहब से मिलना क्या एक इत्तेहादी के साथ मिलना नहीं है? क्या चौधरी शुजात साहब को कोई ऑफर करने गए थे जरदारी साहब, या अपने एक इत्तेहादी के खैरियत दरियाफ्त करने गए? उनके घर तो वो पहले भी जाते रहते, चौधरी साहब भी उनको मिलने आते रहते हैं। आज एक खास तनाजुर है कि इस वक्त पंजाब के अंदर सियासी अमल जारी है। अब देखना यह है कि किसकी गवर्नमेंट बनती है, और उनके पास इस वक्त अपने और पीटीआई और काफ लीग के जो इत्तेहादी, तो काफ लीग को जमात के तौर पे भी कल परवेज इलाही साहब हमारी तरफ से चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार थे, उसके बाद अचानक वो खान साहब के पास चले गए, घर में इख्तलाफ हुआ, चौधरी शुजात साहब का बेटा और उनके दूसरे साथी जो चीमा साहब है वो हमारे साथ आ गए, बाकी 3 फैमिली के फर्द उधर चले गए। तो ये तो एक और अब वो अगर दोबारा उनसे रब्ता कर रहे हैं तो इसमें कौन सा जुर्म है कि एक साथ रब्ता करना? हाँ, किसी लोगों को तोड़ के तो आप उनके वोट गिनवा ही नहीं सकते, आप उनके वोटों से हुकूमत बनवा ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। दूसरी बात ये बड़ी हैरान कुन है, आज हमारे जो क्या कहूँ, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है और अफसोस होता है कि उनके लिए मैं मतलब बंदा भले कितना भी बदबूदार हो उसके लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। तो जो आज गुफ्तगू की गई है कि जी जरदारी साहब ने पैसे ऑफर कर दिए और उन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए और वो पता नहीं किसके बाप के पैसे हैं, यानी घटिया तरीन गुफ्तगू है। कोई उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा, कोई बंदा और ओथ आके बात नहीं कर रहा। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए। और हैरान कौन बात है कि पैसे जरदारी साहब लगा रहे हैं, हुकूमत हमजा शहबाज की बचनी है। ये कोई लॉजिक की बात है? कोई अकल की दलील है? तो बंदा इस बात को मानेगा? अगर आप ये कहें कि जी हम अपनी फेडरल गवर्नमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात को फिर भी कोई वजन दूं। यानी आप डिनाई कर रहे हैं कायरा साहब इस बात को? मैं डिनाइल नहीं, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें कोई जान हो, आप लॉजिक बता दें मुझे। यानी पैसे जरदारी साहब, अगर ये इल्जाम लगता कि जी हमजा साहब पैसे लगा रहे हैं या रुस्तम लीग पैसे, फिर भी बात में कोई वजन होता। हम पैसे लगा रहे हैं और घटिया और गंदी गुफ्तगू की जा रही है, घटिया तरीन लोग गंदे अल्फाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कायरा साहब आपकी मजम्मत भी सर आंखों पर, आपकी जो आप डिनाइल दे रहे हैं वो भी सर आंखों पर, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इसलिए, शायद आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद वो इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है बिकॉज वफाकी हुकूमत को डील आप लोग कर रहे हैं ना। फ्रंट सीट पर, पूरी ड्राइविंग सीट पर आप थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे, इवन शहबाज शरीफ भी। कायरा साहब प्लीज अलाउ मी टू से दैट इवन शहबाज शरीफ भी, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब भी आसिफ अली जरदारी साहब की चॉइस थे। देखिए, गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह अपनी जमात की चॉइस थे। जरदारी साहब ने एक मीटिंग में कही, ठीक है, राना साहब बड़े दबंग आदमी हैं, वो चॉइस के तौर पे नहीं, जमात का फैसला था, जरदारी साहब की रिकमेंडेशन नहीं थी। एक मीटिंग के अंदर उन्होंने ये बात जरूर कही, राना साहब को हंसते हुए कहो बाय चीफ मिनिस्टर, बाय इंटीरियर मिनिस्टर। दूसरी गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग लीडिंग पार्टनर है, उनकी मेजॉरिटी है, उनका हक है लीड करना। पंजाब में भी हम उनके हिस्सेदार हैं, हम उनके साथ शामिल हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर वो हैं, हुकूमत उनकी है। ये क्या लॉजिक है कि जरदारी साहब पैसे लगा रहे हैं और वो सिंध का पैसा है और यहाँ लग रहा है? तो बाकी लॉजिक, ये तरीका कार पकड़ लिया है पीटीआई के लोगों ने कि झूठ बोल दो, इतना बड़ा बोल दो, इतना बड़ा कि अब वो समझ ना आए, लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि था इतने अरब रुपया खर्च हो रहा है, इतने अरब रुपया ऑफर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सबसे लॉजिकली करें। अगर इसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी ले रही होती तो फिर भी शायद आपकी कोई बात सुनी जा सकती। फेयर इनफ कायरा साहब, आ गया आपका पॉइंट, आगे बढ़ना है मुझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के पास मुझे जाना है, लेकिन सबसे पहले मैं आलिया हमजा को शामिल कर लेती हूँ क्योंकि पीटीआई का यहाँ पे बहुत जिक्र हुआ, पीटीआई की इस प्रोपगेशन का भी जिक्र हुआ जिसका कायरा साहब भी जिक्र कर रहे हैं। आलिया, मैं डायरेक्ट सवाल आपसे करूँगी, वन लाइनर, मतलब सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप लोगों के ऐसे ही लोग हैं, बिकॉज आप लोग आज फिर रो रहे थे कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। सारा बिकाऊ माल क्या पीटीआई में आ गया कि आपके लोग जो है वो बिक रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बेनिश। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बदबूदार और घटिया कौन है? बदबूदार और घटिया वो है जिसने सिंध हाउस के अंदर वोटों को खरीदने की मंडी लगाई थी।
बदबूदार और घटिया वो है जो अकलियत में बैठा है 55 सीटें लेकर और मुसल्लत हुआ है इस हुकूमत के ऊपर। बदबूदार वो है जिनके एमपीएस की वीडियोस आई थी सेनेट इलेक्शन के अंदर वोट खरीदते हुए और बड़ी ढिठाई के साथ उन्होंने कहा था ये जमहूरियत है। कौन सी जमहूरियत की ये बात करें? और फिर कल तो ये लोग खुद क्लेम कर रहे हैं कि जरदारी साहब सियासत का बादशाह पंजाब में आकर बैठा है पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए। अभी मेरे भाई ये कह रहे हैं कि जी पंजाब में हुकूमत करना उनका हक है। किसका हक है पंजाब में हुकूमत करना? आपने 155 वोटों वाली हुकूमत को बाहर रखा, उसके बाद 55 सीटों वाले हमें आकर ये बताएंगे कि हुकूमत करना किसका काम है। इन्होंने तो अभी 20 सीटों पे, इनका तो इतना स्टेक है यहाँ पर पंजाब में, 20 सीटों पर इन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सके और ये पीएमएल-एन के साथ इन्होंने अपना कोalition किया था। और यहाँ पर आकर ये सिर्फ एक, ना ये लोग वोट लेने की ताकत रखते हैं, सिर्फ एक इनका ये है कि जी नोटों की बोरियां खोलो और जो अवाम के मैंडेट के ऊपर चोरी करो। जिस तरह का इनके सिंध के अंदर 13 साल परफॉर्मेंस है और उसके बाद जिस तरह से लोकल बॉडी के अंदर शर्मनाक इन लोगों ने काम किए और यहाँ ये आकर हमें घटिया और बदबूदार का मतलब बताएंगे, तो मैं इनको घटिया और बदबूदार का मतलब वो बताती हूँ कि जिन्हें आदत हो ना सिनेमा के टिकट ब्लैक करने की, वो सिर्फ सारी उम्र खरीदो फरोख्त ही करेंगे, इसलिए खरीदो फरोख्त करेंगे। लेकिन एक मिथ तो अब खत्म हो गई है, वो मिथ ये खत्म हो गई है कि एक जरदारी सब पर भारी। बिल्कुल एक जरदारी पूरी पीएमएल-एन पे भारी हुआ है, लेकिन एक खिलाड़ी इन सब को उसने वो फेंटा लगाया है कि आपने देखा नहीं है, सारों को फिर सर जोड़ने पड़ गए हैं यहाँ पर। ये क्या करेंगे? मैं ये सिर्फ इतना कहती हूँ, बिकाऊ माल अब अवाम नहीं चलने देगी। सबने देख लिया है 20 नोटों का जो हशर हुआ है, उसके बाद जो जो बिकेगा वो सियासत से आउट होगा। यहाँ पर सवाल तो ये होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर तो सवाल होना चाहिए था कि क्यों यहाँ पर ये हो क्या रहा है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लग रही है यहाँ पर, अब सुप्रीम कोर्ट सोमोटो क्यों नहीं ले रही है कि जब यहाँ पर नजर आ रहा है 3 एमपीएस हमारे कल बयान हल्फी जमा करा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से पैसों का लालच दिया गया, एक एमपी हमारा बयान हल्फी ये जमा करा रहे किस तरह से धौंस धांधली की गई। फिर यहाँ पर आकर राना सनाउल्लाह बड़ी फराक दिली से 5-6 बंदे हम गायब कर देंगे। जी कौन है आप? यानी अवाम यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, अवाम यहाँ पर आप आए हर जगह, वफाक में आप धौंस धांधली से आए, मतलब ये कौन लोग हैं? अवामी नुमाइंदे यहाँ पर बाहर बैठे हैं और यहाँ पर ये मुसल्लत करदा लोग जिन्हें अपने अपने हलकों से लोगों ने उठाकर बाहर फेंक दिया, यहाँ आकर इन लोगों की बातें सुन लें हम यहाँ पर। सोच लें, ये यूं नहीं चलने वाला। इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये सवालिया निशान है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी सवालिया निशान है, बाकी इदारों के लिए भी सवालिया निशान है कि अगर दोबारा यही चीज पंजाब के अंदर हुई तो 3.5 साल के अंदर ये जो मुल्क का हाल कर गए हैं ना, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लेकर आऊंगी आलिया आपके पास नहीं होने देंगे। मैं वापस आ रही हूं आपके पास, मुझे नून लीग को भी शामिल करना है। मैं आ रही हूं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस केस में क्या है? ये नहीं, एक सेकंड, मेरा आपसे सवाल तो करें ना, जब हमारी पार्टी की तरफ से स्टैंड है कि नहीं, मैं आप वो बात बेशक कीजिएगा, आप गवर्नमेंट में से एक बंदा बिठाएंगी, फिर पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन का अलग अलग बंदा आज क्यों आपके प्रोग्राम में बैठा है? क्योंकि थर्ड आप अकेली भारी हैं, ये 12 इकट्ठे होकर के भी 15 सीटें आपने जीत ली, तो आप अकेली भारी हैं इन दोनों पर। मैं 2 और भी बिठा लूंगी तो मुझे पता है आलिया हमजा ने पीटीआई ने मुकाबला करना है। और आलिया मैं भी आपके साथ हूँ, आलिया मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेनी, मैं आपके साथ हूँ। मैं महंगाई के ऊपर आपके साथ हूँ, बंदा बैठेगा, मैं महंगाई के ऊपर आपके साथ हूँ। चलें जी, राना एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो आलिया ने एक अभी टीजर दिया है ना, ये गवर्नमेंट का एक बंदा है। ओके जी, एक ही बंदा है, पीपल्स पार्टी का बिठाएं चाहे पीएमएल-एन का बिठाएं। ठीक है भाई, राना साहब के पास जाना है। अब एक ही है, राना एहसान साहब कंटिन्यू करेंगे, बाकी शो में वो आपको तगड़ा मुकाबला देंगे। जी राना एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, ये जो भी आलिया ने टीजर दिया है ना, ये वो परसेप्शन है जो अवाम में फल फूल रहा है कि आपकी पार्टी को सोली होली डोमिनेट कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी, पीएमएल-एन वो कर रही है जो आसिफ अली जरदारी साहब। भाई आप अलग पार्टी हैं, आपकी अलग सियासत है, आप अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बीनेश, अपना कोई भी प्रोग्राम करने से पहले आप पीटीआई वालों से ना मुशावरत कर लिया करें कि प्रोग्राम कैसे करना चाहिए। इनको हर इदारे हर जगह जो है वो ये चाहते हैं अगर ईसीपी है इनके मुताबिक चले, मीडिया है इनके मुताबिक चले, सब कुछ ये चाहते हैं इनके मुताबिक, और अगर वो ना मुताबिक इनके चले तो वो
इसको जो है वो गालम गलोच भी करते हैं, उसको ऊपर सवालिया निशान भी उठाते हैं। अब ये जो सवाल आपने उठाया है, ये जो करोड़ों रुपए और अब तो 50 करोड़ तक पहुंच गया है, तो ये इनकी अपनी जो दाढ़ी में है, वो क्या कहते हैं, अपनी इनकी अपनी गिल्ट है जो वो आ रहा है। जो शरकपुरी साहब हैं, उनको शायद इन्होंने 50 करोड़ रुपए दिए हों, तो इनको पता है कि किस तरीके से जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। और जब वो उसका इस्तीफ़ा दे रहे थे तो बड़े प्राउडली टीवी पे बताया जा रहा था कि वो हमारे पास आ गए हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उस वक्त तो इनको कोई तकलीफ नहीं हुई, ये इनको बातें नहीं याद आई कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। PMLN के बंदे को वो तो उसकी तो ये सफाई दे रहे थे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई अगर इस्तीफ़ा दे दे तो वो फिर अपनी पार्टी चेंज करे, तो ये तो बिल्कुल आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है। तो अब इनको जो है वो इनको शक पड़ रहा है कि शायद जो इनकी अपने फिशर्स हैं पार्टी के अंदर, इन्होंने अपना कैंडिडेट इनके पास था नहीं CM का, तो इन्होंने एक और कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो ये अब कहते हैं कि अब अगर इनकी पार्टी से कोई इस्तीफ़ा दे दे या कुछ अपने मसाइल की वजह से ना करें, तो उसके ऊपर ये अरबों करोड़ों रुपए की जो है वो रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनकी ये आदत है, ये नैरेटिव बिल्डिंग प्रोपोगेंडा। इसको लेट मी एक्सप्लेन कैसे। देखें, 35 पंक्चर, 2 साल अवाम का वक्त ज़ाया किया, झूठ बोला, मक्कारी की और फिर जो है यू टर्न ले लिया। इसी तरह ये इन्होंने जो है वो कहा ECP जो है वो पैसे लेता है, इसको आग लगा दो। मेरे ख्याल से स्वाति साहब थे या फवाद चौधरी थे, जब ECP ने बुलाया, हाँ भी क्या बात है, तो उन्होंने कहा हमें माफ़ी दे दें, हम तो सिर्फ सियासी बातचीत कर रहे थे। इसी तरह ये नो कॉन्फिडेंस के इन्होंने कहा जी सारों ने पैसे लिए हैं, अमरीका से पैसे आए, अमरीका ने इन्वेस्टमेंट की है, कोई सबूत नहीं दे सके। यानी कि अव्वल दर्जे के झूठे मक्कार प्रोपोगेंडिस्ट, और अभी भी यही टोपी ड्रामा कर रहे हैं कि जी ये इतने पैसों की बोली लग गई, फलाना लग गया, हमारे पास एफिडेविट। अच्छी बात है ना, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां जाके पता चल जाएगा कि कितने ये एफिडेविट सच्चे हैं। लेकिन इनका जो तरीका है वारदात है ना, वो ये है कि जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी इल्जाम लगा दो। मीडिया को कौन सा याद रहना है, मीडिया ने कौन सा जो है वो पूछना है बाद में कि PTI ने क्या ऑल फॉल बका, किसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया। सब लोग तो भूल जाते हैं इधर, इनसे कोई सवाल तो पूछता नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इमरान खान साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है। एक झूठ का अंबार लगाते हैं और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग मोर देन लाइज एंड फॉल्स प्रोपोगेंडा। जो शरकपुरी के साथ इन्होंने खुशियां मनाई थी, अगर वो यहां इनके अपने निकल आए जो इस्तीफे दे देंगे, तो फिर इनको परेशान नहीं होना चाहिए। फिर तो तब वही मौकफ देना शरकपुरी वाला कि ये बड़ी अच्छी बात है, ये लोटाक्रेसी नहीं है, ये तो वो इस्तीफा दे के हमारी तरफ आएंगे, ये तो बड़ी बड़ी नीट क्लीन बात है। तो फिर ये मुझे बताएं कि पंजाब का क्या फैसला किया है, आपके कैंडिडेट कौन हैं और कौन जीत रहा है, मुझे बता दें, मुझे ब्रेक पे जाना है जल्दी। देखें हमारे कैंडिडेट वही हैं जो CM पंजाब हैं आज। इंशाल्लाह ताला वो क्या कहते हैं, हम लोग अपना फाइट करेंगे राइट के लिए। अगले जो 22 तारीख को जो रन ऑफ में मेजॉरिटी फैसला दे दी है राना एहसान, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, जो 188 इनके पास हैं, जिसके पास 188 का फिगर है वही आगे जाएगा ना। आप रिजाइन करें, ग्रेस दिखाएं, ये शो कर दें 188 जो नो नहीं, ये शो कर दे ना जी, जो 22 को मेजॉरिटी शो करेगा सीट उसकी है। ठीक है जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ओके। जो मेजॉरिटी 22 तारीख को शो करेगा सीट उसकी होगी एज पर PMLN। PTI इसके ऊपर क्या कहती है, एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके उनसे बात करेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राना एहसान अफजल खान साहब PMLN से, कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन आलिया हमजा साहिबा के पास जाना है। आलिया हमजा साहिबा, ये जो पैसों के मुंह खोले गए हैं ना, ये जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला दोनों तरफ से, क्योंकि इल्ज़ामात और शवाहिद दोनों तरफ से आ रहे हैं। जैसे कि इलियास चिन्योटी साहब हैं, ताल्लुक तो उनका PMLN से है, लेकिन आप लोगों ने, वो खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको करोड़ों रुपए की ऑफर कर दी, और ऐसे टाइम पर जब वो सऊदीया में है। जरा सुन लीजिए, आप खुद सुनिए कि इलियास चिन्योटी साहब क्या कह रहे हैं, और फिर इसके ऊपर मुझे आप अपना डिफेंस दीजिए कि क्या डिफेंस है आपके पास। सुनवाइए जी। जी आलिया, कुछ कहेंगी इस पर? अददी बर्तरी के बावजूद आप कह रहे हैं उधर ही रह जाओ, उम्रे पे ही रह जाओ, आओ ही ना वापस। ये देखिए,
बीनेश मेरी एक बात सुन ले, ये मतलब कौन सी बातें हैं जब हमारे पास खुद ही से हमारे पास तो इस वक्त 9 सीटों की बढ़तरी है, हमें तो कोई ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये ट्रैक रिकॉर्ड किसका है 27 रमजानुल मुबारक को जाकर रिश्वतें देने का? ये ट्रैक रिकॉर्ड किसका है कि ये जो है वो हज पर बुलाकर जो है वहां पर जाकर मक्का मुकरमा में बैठकर और मस्जिद नबी में बैठकर डीलिंग करने का? इनकी आदतें नहीं जाएंगी। मैं आपको बता रही हूँ, ये पहले भी पाकिस्तान को OLX पर लगाकर 4-5 अरब रुपए इन्होंने लगाकर वफाकी हुकूमत तब्दील की थी। ये अब भी उन्हीं टैक्टिक्स के ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन मैं इस वक्त इनको बता दूं ये अब नहीं चलेगा। ये इनको जिस तरह से अवाम ने पंजाब से फेंटा लगाकर निकाला है ना, अब ये जो मर्जी कर लें, ये ना वजीर आला रहने वाले हैं ना वजीर आजम रहने वाले हैं। ये जो कल आप देख रही थी ना, आज 70 लोग वहां पर सादकाबाद के उधर डूब के मर गए हैं लोग, और यहाँ पर ये लोग इनकी खरीदो फरोख्त की मंडियां ही नहीं खत्म हो रही है अपनी सियासत बचाने के लिए। वहां पर डॉलर 224 रुपए के ऊपर भी स्टेट बैंक जो है वो इस वक्त LC नहीं खोल रहा है। यहाँ पर वजीर आजम साहब जो है वो अपने बेटे का इक़्तिदार चलाने के लिए ठट्ठेबाजियां करे। ये कौन लोग हैं? इनसे आप पूछती क्यों नहीं है कि भाई आप हुकूमत चलाने के लिए आए थे? और दूसरा, मैं तो कहती हूँ साद रफीक साहब को, हिम्मत करें, लोहे के चने हैं आप तो, आपको कौन चबा सकता है? जरा बताएं तो सही किसने कीमतें बढ़ाकर आपको इलेक्शन के अंदर धकेला था? जरा बताएं तो सही, नाम तो लें। फिर तो मैं कहती हूँ ये कहे जरा खुरम दस्तगीर साहब को भी बुला कर कहे किसने इनको कहा था कि आप फौरी तौर पर वो तकर्री हो जाएगी अगर आप इमरान खान के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आए, आप सबको हम जेलों के अंदर बंद कर देंगे। बताएं ना वो कौन था, ये भी तो बताएं। ये जो जावेद लतीफ साहब जो अपनी आबाई सीट भी हार गए, उनसे भी पूछना चाहिए। वो उस दिन बैठकर जो कह रहे थे वो भी तो यही बातें कर रहे थे कि वो ये कह रहे थे कि हमें कहा गया कि तकर्री हो जाएगी, कोई आकर बैठ जाएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर। पूछें इनसे, सवाल करें इनसे, किसने इनको डराया धमकाया था? किसने कहा था कि हुकूमत ले लो नहीं तो तुम्हारे केसेस के अंदर तुम लोग जेलों में चले जाओगे? किसने इनको कहा था कि NRO मिल रहा है, फौरी तौर पे पकड़ लो और इमरान खान को घर रुखसत कर लो? ये अवाम को रिलीफ देने थोड़ी आए थे, ये तो NRO लेने आए थे। खान साहब की एक एक बात सच साबित हुई है, आप माने या ना माने। और ये जो कह रहे हैं अमरीकी साजिश, सारी दुनिया को पता है। अवाम का बच्चा कह रहे हैं साजिश भी हुई थी, मुदाखलत भी हुई थी। अपने बैलेट बॉक्सेस से उन्होंने बता दिया कि ना हम कोई गुलाम है, ना हम कोई अमेरिका की कठपुतली है, ना कोई हम अमेरिका के वेंटिलेटर के ऊपर है। यहाँ आकर अभी तक इनको समझ ही नहीं आ रही, इनकी आंखें खुलनी चाहिए। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जी हमारा कैंडिडेट नहीं था। मैं इनसे पूछती हूँ, इनकी पार्टी कब से इक्तदार के अंदर है? बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला, यानी इनकी जमात में इनको एक बंदा नहीं मिला जिसे ये वजीर आला का या वजीर आजम का कैंडिडेट बना लेते। पहले पिछले दौर के अंदर भाई वजीर आजम, दूसरा भाई वजीर आला, यानी इनकी पार्टी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। वजीर आला मिला, आप ले गए, परवेज इलाही मिला, आप ले गए। आगे आएगी मरियम नवाज, उससे आगे आएगा जुनैद सफदर, सिर्फ एक सेकंड। और ये बात करें मरियम के केसेस तो खत्म हो जाएं, उनका नून लीग का अपना रौला पड़ा हुआ है अंदर। करेंगे ये बोने क्या मुकाबला करेंगे? एक सेकंड बीनेश, ये बोने क्या मुकाबला करे खान का? एक खान ने 14 पार्टियां क्या, पूरा सिस्टम क्या उसके अगेंस्ट खड़े होकर दिखा दिया। एक अल्लाह की जात के भरोसे के ऊपर, एक अवाम की ताकत के ऊपर। आज ये लोग अपने हलकों में निकलने के काबिल नहीं है। ये यहाँ पर जितना अरसा ये बैठे हैं ना इक्तदार में, उसको ये गनीमत जाने, क्योंकि इसके बाद ना इनको इक्तदार मिलना है ना इनको किसी ने आने देना है। और जनरल इलेक्शन कॉल करें ना, अवाम का मैंडेट लें। मैं आज आपको बता रही हूँ इनके बड़े बड़े लीडरान की जमानतें जब्त हो जाएंगी, कुछ नहीं मिलना इनको पता है। ये तो अपने हलकों में कैंपेन के लिए निकलने के लिए इनको कोई जगह नहीं मिलनी। ये कौन सी बातें यहाँ पर बैठकर करें? खत्म हो चुका है तख्ते पंजाब, लरस चुका है तख्ते पंजाब, उलटने लगा है। अब ये खरीदो फरोख्त करें, मंडियां लगाएं, थोड़े अरसे का इक्तदार लेकर और पाकिस्तान को तबाह करने तबाह करें। पूछ लेते हैं बहुत सी चीजें। आलिया ने बड़ी प्रेडिक्शंस कर दी हैं। मैं आपको अनइंटरप्टेड सुनना चाहती हूँ। राना एहसान साहब, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए ताकि मैं आपको भी अनइंटरप्टेड सुनूं जिस तरह आलिया को सुना है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आलिया की तमाम तर जो पेशेंट गोई हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे PMLN। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। राना एहसान अफजल खान साहब,
बहुत से जवाबात आपको देने हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे, आपको तो तख्ते पंजाब ने बिल्कुल रद्द कर दिया है कोई जवाब। और ये जवाब ना आपने ख्वाजा साद रफीक साहब की बातों को दिमाग में रख के देना है, सिर्फ आलिया की बातों को दिमाग में रख के नहीं देना। नहीं देखें बीनेश, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें 39% वोट जो है वो गेन किया है, पीटीआई ने 32% वोट गेन किया है। फिर ये वो सीटें थी जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों ने और पीटीआई ने हमें हराया था। 2018 में हमने 4 सीटें गेन की हैं, इस चीज़ के बावजूद कि पाकिस्तान की तारीख में 150 से 250 पे तेल गया, बेइंतहाशा महंगाई हुई, और उसकी वजह ये पीटीआई का गंद, इन्होंने जो आईएमएफ से डिली डाली किया, मुल्क के फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग थी उसको डिले करके इस मुल्क की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिस्क में डाल दिया, दलदल में फंसा दिया। उस चीज़ के इनके गंद को साफ करते हुए जो हमने ये महंगाई की, और हमें पता था कि ये मुश्किल फैसले होंगे, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, उसके बावजूद हमने वोट बैंक गेन किया है। और इंशाल्लाह ताला हम ये जब आए हैं इस पूरे टेन्योर के लिए बड़ी अच्छी हमने कैंपेन की, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हुई अपने हलकों में। आज भी हम फिरते हैं तो आलिया साहिबा को इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हलकों में हम फिरेंगे या नहीं फिरेंगे। हम जिस लाइन पे ले रहे हैं मुल्क के मफाद के लिए हम सारे डिसीजन मेकिंग करें, इंशाल्लाह ताला हम अपने आप को ज़रूर मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस दुरानिये में ये भी चीज़ साबित हो गई कि जो फरिश्ता सिफ्त आदमी इमरान खान है, उसके 650 कनाल जो हैं वो उसको बहुत बड़े जो एक कह लें कि प्रॉपर्टी मुगल ने तोहफे में दे दिए। 50 अरब की जो है वो चोरी को एडजस्ट कराने के अंदर तोशा खाना का वो मुजरिम है, तैयबा गुल की अगवाई का और उसको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करने का वो मुजरिम है। इसके अलावा जो फराग गोगी के जो अरबों रुपए के इल्जाम आ रहे हैं उसका वो मुजरिम है। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दे राना साहब, एक छोटा सा बस मेरा मासूमाना सा सवाल है। अगर आप जोड़ तोड़ करने में कामयाब हो जाते हैं, हमजा शहबाज साहब सीएम पंजाब रहते हैं या दोबारा इलेक्शन के नतीजे में बन जाते हैं 22 जुलाई को, तो क्या आपको सियासी तौर पर कामयाबी मिल जाएगी? आप सुरखरू हो जाएंगे, पाकिस्तान की खास तौर पर जो पंजाब की आवाम है वो आपको तस्लीम कर लेंगे, मुल्क जो है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई अंडर कंट्रोल हो जाएगी? देखें जो पाकिस्तान की अवाम है हमें पहली तस्लीम करती है। हम जो है यानी कि कह लें पंजाब हमारा गढ़ है और इंशाल्लाह ताला आगे भी रहेगा। वो सच है जिसको आप सुनना या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसको कहते हैं वो शॉक के बाद मोड ऑफ डिनायल। 15 सीटें पीटीआई की है, इमरान खान के हक में फैसला है, आप डिनायल मोड से बाहर निकलें। वो अक्सरियत में है इन द पंजाब असेंबली विद 178। बीनेश हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने आपको डेटा बताया है कि हमने 39% वोट गेन किया है। आप इसको चेक करें, और जो हारे भी है ना हम लोग वो 7-8% के मार्जिन के बाद हारे। 178 की फिगर कहाँ है? पीटीआई की, इमरान खान की पंजाब असेंबली में 178 राइट्स अक्सरियत है। हम अगर मेजॉरिटी नहीं शो देखें बीनेश, अगर हम मेजॉरिटी नहीं शो कर सके हम घर बैठ जाएंगे, ऑपोजिशन कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो 22 का है ना, खेल क्या है, आपको मेजॉरिटी शो करनी है, जो पार्टी मेजॉरिटी शो करेगी उसकी व्हाइट एंड ब्लैक क्लियर कट नजर आ रहा है। देखें चलिए जी, प्रोग्राम कब खत्म हो गया जी। बहुत तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। मंडे को इंशाल्लाह ताला फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और तब तक हमें पंजाब के नए सीएम के फैसले का भी पता चल जाएगा। सी यू, अल्लाह हाफिज।